हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम सितंबर 2022 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। हमने 3 वीडियोस देख लिए थे। लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि नेशनल न्यूज़ को देखा था। आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, जो कि काफ़ी छोटा वीडियो बनेगा आज, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रही हूँ। आपने अब तक जो पढ़ा है उसके सभी क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मंडला किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला है जिसको कि देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन, ये जो आपको आर्टिकल है, ये आपको इस मैगजीन में नहीं मिलेगा। हमने ये जो चीज़ है ये हमने पढ़ी थी जब हमने साप्ताहिक न्यूज़ देखी थी, उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था वहाँ पे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि ये जो मंडला नामक ज़िला है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और कार्यात्मक रूप से साक्षर यानी फंक्शनली लिटरेट होने का क्या मतलब होता है कि देखिए वहाँ के जो सभी लोग हैं वो हस्ताक्षर कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं साक्षर होना। ठीक है, तो ये हमारे देश का पहला ऐसा जिला है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा देश है जिसने पूरी तरीके से हाइड्रोजन द्वारा संचालित विश्व की पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन हाल ही में किया है। तो ये जर्मनी है इसका आंसर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा रामसर स्थल अपने राज्य के साथ सुमेलित नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन जो है ये बन सकता है। फर्स्ट देखिए वुडुवर पक्षी अभयारण्य केरल, सुचिंद्रम थेरुवर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, नंदा झील गोवा और सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश। आपको मालूम है कि 11 नए रामसर स्थल अभी हाल ही में घोषित किए गए हैं। और मैंने बताया था कि जितने भी पक्षी अभयारण्य हैं वो हाल ही में तमिलनाडु में ही घोषित हुए हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है वो है ए, ये इसका गलत सुमेलित है, यह है वुडुवर पक्षी अभयारण्य। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में बनी महागठबंधन सरकार में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो इसका आंसर आप बताएंगे कि हम बताएंगे। तो हम बताएंगे आपको, इसका आंसर है 8वीं बार जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। फिर देखिए कि भारत के जो 14वें उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो जगदीप धनखड़ जी हैं। और ये राजस्थान के किस जिले से हैं। अत्यंत सरल सवाल, और इसका जो सही आंसर है वो आपका है झुंझुनू। ये झुंझुनू राजस्थान से है, यानी कि बी जो है इसका राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो स्पेस के ऊपर ये एक ही पेज है, आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला आर्टिकल बिना देर किए हम देख लेते हैं। तो देखिए गगनयान मिशन, आप जानते ही हैं कि स्पेस के अंदर हमको हमारा जो है मानव मिशन भेजना है जिसका नाम गगनयान है। उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट उसमें किए गए हैं, तकनीकी उसमें अनुप्रयोग किए गए हैं। उसमें देखिए पहला अनुप्रयोग ये है कि जो क्रूज एस्केप सिस्टम है उसका परीक्षण किया गया है। क्रूज एस्केप सिस्टम का मतलब क्या होता है। एस्केप का मतलब होता है कि मान लीजिए कभी भी कोई संकटकालीन ऐसी परिस्थिति आ जाए तो जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनको वहाँ से हटाना, ये एस्केप सिस्टम होता है। तो क्रू एस्केप सिस्टम जो डेवलप किया गया है ये आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जो है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इसने जो है 2 सिस्टम्स जो है वो गगनयान मिशन के लिए 2 आवश्यक जो घटक हैं उनको जो है डेवलप किया है। जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उसको 2 घटक जो है इसने सौंपे हैं। किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। पहला तो है इसका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो पहला बनाया गया वो है क्रू मॉड्यूल फेयरिंग CMF, क्रू मॉड्यूल फेयरिंग। और दूसरा जो सिस्टम इसने दिया है वो है आपका मोटर HTS यानी कि हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर थ्रस्ट स्ट्रक्चर। ये क्या करेगा, जब इस तरीके की कोई सुरक्षा वाली परिस्थिति आएगी तो ये इस मोटर को ऑन कर देगा। जो ये है ना एस्केप मोटर जो है उसको ऑन करने का कार्य जो है वो HTS के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए इनको जो है इसरो की जो पहले बेंगलुरु की एक कंपनी थी अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उनके द्वारा जो है इनको CMF को पहले भी डिज़ाइन किया जा चुका है, लेकिन अभी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसको जो है वो बनाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स CMF क्या है, तो CMF के बारे में आप जान लेते हैं। CMF का फुल फॉर्म है क्रू मॉड्यूल फेयरिंग। इससे होगा क्या कि जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं, वैज्ञानिक हैं, तो ये उनके लिए एक आवास संरचना, आवास यानी कि उनके रहने के लिए बनाया जाएगा, जहाँ पर गर्मी, दाब, वायुमंडलीय जो घर्षण होगा उनको सामना करने के लिए उनके लिए एक क्या कहें उसको, एक आवास बन जाएगा, एक रेजिडेंस बन जाएगा स्पेस के अंदर। तो ये CMF के द्वारा किया जाएगा जिसका नाम है क्रू एस्केप सिस्टम। CMF का मतलब है क्रू मॉड्यूल फेयरिंग। फिर जो दूसरा है आपका वो है आपका HTS क्या करेगा, जो मैंने आपको बताया कि जो इस मिशन पे सवार जो मनुष्य हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए जो एस्केप मोटर है उसको फायर करने का काम जो है वो HTS के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा जो आर्टिकल में मेन चीज़ दे रखी है वो है आपका क्रू एस्केप सिस्टम, जो कि मैंने आपको बताया है कि ये इसरो के द्वारा गगनयान परियोजना का एक लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर है, जिसके के द्वारा क्या होगा कि जो भी आपका इस
इसके अंदर जो है जो भी अप्रिय घटना की स्थिति आएगी तो उसमें क्रू मॉड्यूल को हटा लेते हैं और इस प्रकार जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो इसमें सुरक्षित रहे जा सकते हैं। तो 3 चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। एक तो आपका है क्रू एस्केप सिस्टम, जिसके के अंदर आपको CMF पढ़ना है जो कि है आपका क्रू मॉड्यूल फेयरिंग, और एक है आपका HTS यानी कि हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर थ्रस्ट ट्रांसफ़र स्ट्रक्चर। तो बोलने में हालांकि मेरे को थोड़ा सा इसको स्लो और फास्ट हो रहा है, लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा। एक है CES, एक है CMF और एक है आपका HTS। तो तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, तीनों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। तीनों का संबंध गगनयान मिशन से है। फिर देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफ़ी सिंपल है, ये हमने आपको पहले ही बताया था कि जो इसरो है उसने अपना पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम जो है उसको लॉन्च किया है। ये मैंने आपको फर्स्ट जो हमने वीडियो बनाया था मासिक घटनाओं का सार संग्रह, वहाँ पर मैंने आपको इसको पिक्चर के थ्रू भी समझाया था। तो इसरो का जो ये पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है इसको स्पार्क नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? स्पार्क इसको नाम दिया गया है, नाम याद रखिएगा। और ये पहला इस तरीके का म्यूज़ियम है और इसमें क्या विशेषता है कि इसरो की जो सफलताएं हैं, जो सैटेलाइट्स उसने लॉन्च किए हैं, उन सब के बारे में जो है इसमें बताया जाएगा। फिर देखिए कि जो आपका इसरो है ये भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, सब लोग जानते हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है, ये भी सब जानते हैं। और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है ये सीधे प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ये 3-4 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। स्पेस के बारे में, स्पार्क के बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है जिसके कि हेड प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल है, रशिया ने जो है ईरान का एक सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है। तो देखिए दोस्तों, जिनके दुख साझा होते हैं वो अच्छे दोस्त होते हैं, आपको पता ही है। तो ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए गए थे US के द्वारा, उसके अलावा रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस है। तो ये दोनों अब जो है काफ़ी अच्छे मित्र हैं। तो ईरान का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है खयाम। ये खयाम जो है एक पोएट हुआ करते थे, एक कवि हुआ करते थे, दार्शनिक हुआ करते थे 11वीं शताब्दी में, उनके नाम पर जो है इसका नाम खयाम रखा गया है। और ये जो सैटेलाइट है उपग्रह जो ये है, ये कार्य क्या करेगा? तो जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो पिक्चर्स क्लिक करनी होती हैं, हाई रेजोल्यूशन की जो फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया है रशिया ने लॉन्च किया, और रशिया ने इसको कजाकिस्तान का जो बैकोनोर कॉस्मोड्रोम है। कॉस्मोड्रोम का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? जैसे हमारे यहाँ पर जो होता है क्या कहते हैं इसको, जो हमारे यहाँ पर होते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है, लेकिन जो रशिया होता है वहाँ पर उसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, यानी कि कॉस्मोनॉट कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर एस्ट्रोनॉट होते हैं, वहाँ पर वो लोग कहते हैं कॉस्मोनॉट। तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये वहाँ का नाम है। तो कॉस्मोड्रोम जो है कजाकिस्तान का बैकोनूर नाम का जो कॉस्मोड्रोम है, वहाँ से जो है इसको लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम है सोयूज़ रॉकेट से जो है इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। सैटेलाइट का नाम है खयाम, किसकी है? ईरान की है। और कॉस्मोड्रोम कहाँ का है? कजाकिस्तान का है, बैकोनूर। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? सोयूज़ रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? रशिया ने लॉन्च किया है। तीनों चारों बातें आप जो है इसमें ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कि हम रक्षा प्रौद्योगिकी पे आ गए हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी पे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है रक्षा मंत्रालय ने जो अपने अत्याधुनिक यानी कि बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कुछ प्रणालियां हैं जो सेना को सौंपी है, तो उसको हम देखते हैं अभी। इसको भी मैंने जब आपको साप्ताहिक न्यूज़ पढ़ाई थी तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से विद पिक्चर्स जो है आपको बताया था निपुण के बारे में, IFNS क्या है। तो जो लोगों ने उस वीडियो को देखा है तो उसको उन लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। अच्छा, एक चीज़ और कि मैंने अभी पीछे जो है एक एस्ट्रोलॉजी बोल दिया था वर्ड, तो वो एस्ट्रोलॉजी नहीं एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी में बहुत फ़र्क होता है, तो वो थोड़ा सा आप मेरा ध्यान रखिएगा उसमें। फिर देखिए कि यहाँ पर रक्षा मंत्री ने सेना को आधुनिक उपकरण सौंपे हैं। सबसे पहला है FINAS जो है, इसको फुल फॉर्म है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम। इसमें क्या होगा कि जो सोल्जर जो हमारे होते हैं, सिपाही जो होते हैं, उनकी जो उनका जैकेट होता है, लाइफ जैकेट, और जो उनके जो भी उपकरण होते हैं वो सभी एडवांस टेक्नोलॉजी के इसमें यूज़ किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 प्राइमरी सब सिस्टम से लैस FINSAS प्रणाली रियल टाइम डेटा कनेक्टिविटी को शामिल करने और अपग्रेड करने में सक्षम है।
ये पहला सब सिस्टम दिन और रात होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स साइट के साथ आधुनिक अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल है और विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट के माध्यम से दूसरी उप प्रणालियाँ सुरक्षा प्रणालियाँ और जबकि तीसरी उप प्रणाली में संचार और निगरानी प्रणाली भी शामिल है। कहने का मतलब ये है कि जो सिपाही होंगे, जो सोल्जर्स होंगे, उनकी यूनिफॉर्म, उनके हेलमेट्स, उनकी जो असॉल्ट राइफल्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आधुनिक हो जाएंगे। मतलब उनको बहुत जो सारी रियल टाइम इन्फॉर्मेशंस हैं वो उनको उसमें उपलब्ध हो जाएगी। और उसके अलावा देखिए सेकंड जो इन्होंने चीज़ जो सौंपी है, रक्षा मंत्री ने जो सौंपी है सेना को, वो है निपुण। तो ये निपुण क्या है? ये एंटी पर्सोनेल माइन है, ठीक है। तो ये जो भारतीय माइन है विकसित की गई है, जो अभी की जो एंटी पर्सोनेल माइन है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसमें क्या होगा, माइन आप जानते हैं जो ब्लास्ट करने के काम में आती हैं, तो वो जो है ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी उसके अंदर। देखिए फ़ोटो से समझना थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि आप उस वीडियो को देखें ना देखें उस पर डाउट है, तो इसलिए मैं इसको यहीं बता देती हूँ। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है एफ इंसास सिस्टम। क्या है जो अभी हमने पढ़ा, एफ इंसास सिस्टम, क्योंकि क्रोनोलॉजी में थोड़ा सा उसको अच्छे से नहीं समझाया गया है। तो ये एफ इंसास सिस्टम है। आप यहाँ देख सकते हैं एक सैनिक खड़ा है यहाँ पर, और इस प्रोग्राम में क्या होगा कि जो सैनिक होती है उसकी कार्य क्षमता को इजाफा करने के लिए इसको बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत सैनिकों को हल्के वजन के आधुनिक सिस्टम से लैस किया जाएगा, जैसे कि बैलिस्टिक गॉगल्स, इसकी आंखों में आप गॉगल्स देख सकते हैं, तो ये बैलिस्टिक गॉगल्स हैं, बैलिस्टिक हेलमेट है जो पहना है, ये हैंड्स फ्री है, और AK-203 राइफल जो है इनके हाथ में है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, और होलोग्राफिक विजन के लिए राइफल में जो है वो टेक्नोलॉजी है। एल्बो पैड्स जो हैं वो दिए गए हैं, नीचे आप घुटनों में देखेंगे तो नी पैड्स जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो ये एक आधुनिक तरीके का जैकेट जो है इनको अवेलेबल करवाया गया है। ये देखिए यहाँ पर निपुण की मैंने आपको फोटो दिखाई है, तो निपुण के बारे में अगर आपसे पूछ लें तो ध्यान रखिएगा, ये देश में ही विकसित एक बारूदी सुरंग है। घुसपैठियों और दुश्मन की सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो पहली सुरक्षा पंक्ति की तरह ये काम करेगा। तो ये लैंड माइन एक तरीके से, ध्यान रखिएगा। और ये एंटी पर्सनल माइन इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हें इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये क्योंकि आकार में छोटी होती है इसलिए बड़ी तादाद में इनको बिछाया जा सकेगा। तो ये एक तरीके से क्या है, तो ये आपके जो है वो एंटी पर्सनल माइन है। तो ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ों के बारे में, इन्फास के बारे में, एफ इंसास के बारे में, और दूसरा निपुण के बारे में। फिर देखिए एक तीसरी चीज़ और है जो कि सैनिकों को दी गई है, वो है हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर। इसको अनकूल्ड कहा गया है। ये क्या होता है कि दिन और रात के जो मौसम की प्रतिकूल मौसम की अगर स्थिति होगी उसमें भी दुश्मन सैनिकों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए सैनिकों को जो है एक दृष्टि जो है वो प्रदान करेगा, दृश्यता जो है वो प्रदान करेगा। उसके अलावा भी देखिए फ्रेंड्स, ये और भी चीज़ें लॉन्च जो है वो की गई है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी है वो ध्यान रखिएगा, एक तो एफ इंसास, उसके बाद निपुण के बारे में, और तीसरा जो है अनकूल्ड के बारे में आपको पढ़ना है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। सो देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2025 तक जो MiG-21 बाइसन विमान है ना उनको रिटायर किया जाएगा। तो ये जो मिग विमान है, आपको मालूम है कि ये हमने रशिया से लिए हैं। रशिया की मिकोयन नाम की कंपनी ने 1955 में इनको बनाना शुरू किया था। देखिए कितने पुराने हैं, 1955 में बनाना शुरू किया था। 1963 में भारत ने जो है रशिया से इसको खरीदा था, और अब तक ये हमारे यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, और काफ़ी इनमें दुर्घटनाएँ भी देखने को मिलती हैं। तो अभी ये जो MiG-21 बाइसन विमान है इनका स्थान लेगा अपना LCA जो स्वदेश में विकसित है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो इसका स्थान लेगा, और सुखोई 30 जो है वो 2 विमानों को हमारे बेड़ों में शामिल किया जाएगा। तो देखिए इनको जो है नंबर प्लेट के नाम से जाना जाता है। नंबर प्लेट का मतलब होता है स्क्वाड्रन, जो एक स्क्वाड्रन होती है उसको इसी नाम से जाना जाता है। तो इनका स्थान लिया जाएगा अभी किसके द्वारा, LCA के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए एक और इसमें जो है एक फैक्ट है कि अगर आपको ध्यान हो तो जो कमांडर अभिनंदन जो थे, उन्होंने पाकिस्तान के पास तो देखिए अमेरिका से लिया हुआ F-16 लड़ाकू विमान था, तो उसको जो है उन्होंने MiG-21 से ही जो है वो मार गिराया था। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा फैक्ट है। फिर देखिए मलेशिया में कार्यालय खोलेगा HAL, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए HAL आप जानते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ये मलेशिया के अंदर जो कोलालमपुर उसका जो स्थान है वहाँ पर जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग के लिए जो है एक सेल्स ऑफिस खोलने वाली है। इससे ही क्या होगा कि हमारे यहाँ पर जैसे स्वदेशी विमान है, आपने नाम सुना होगा तेजस वगैरह, तो इनकी सेलिंग के लिए, ताकि ये जो है वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका जैसी जगहों पर जो है इनको बेचा जा सके, इसके लिए एक मार्केटिंग अपना हेडक्वार्टर खोलने वाली है। कहाँ पर, तो मलेशिया के कोलालमपुर में। तो आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर जो है ये मार्केटिंग सेंटर खुलेगा HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, तो मलेशिया में खोला जाएगा। फिर देखिए नौसेना में शामिल किया जाएगा स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत। विक्रांत के ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो है जिसमें प्रधानमंत्री विक्रांत को लॉन्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ऐसे मतलब गूज़बम्स देने वाला वीडियो है, उसको ज़रूर से देखिएगा आप। तो देखिए विक्रांत के बारे में कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं।
अब देखिए कुछ विक्रांत के फीचर्स हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो विक्रांत है, इसमें जो है एक तो इसकी भार वहन क्षमता बहुत अधिक है। कई प्रकार के जो इसमें ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं, विमान होते हैं, उनको आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि मिग-29 है, मिग-29 लड़ाकू विमान है, कामोव 31 हेलीकॉप्टर है, HH-60 है। तो इस तरीके के जो बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है उनका संचालन भी आप इससे कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए कि इसका जो डेक है, उसका जो उड़ान डेक है, इसकी जो क्या कहते हैं, इसका जो स्पेस है वो 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है, तो काफ़ी बड़ा जो है ये है। उसके अलावा देखिए इसका निर्माण जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंतर्गत 20,000 करोड़ की लागत से हुआ है, और इसको डिज़ाइन करने वाली जो कंपनी है वो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका नाम है CSL। तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा विक्रांत के बारे में, और मैं चाहूँगी कि आप वो वीडियो जो है उसको भी आप देखिएगा। और एक चीज़ और है इसमें कि भारत अब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस सहित उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो 40,000 टन से ऊपर के विमान वाहक का जो है वो निर्माण जो है वो करते हैं। फिर देखिए एक चीज़ और है इसमें कि जो विक्रांत है ये 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर चौड़ा है और 59 मीटर जो है ये ऊंचा है। तो और इसमें जो है गति जो है इसकी वो 28 समुद्री मील जो है नॉटिकल माइल्स की जो है इसकी स्पीड है। तो ये विक्रांत के कुछ फीचर्स हैं और उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा आप, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा इजीली। फिर देखिए DRDO ने जो है जो आपका VLSRSAM जो है उसका जो है उसका सफल परीक्षण किया है। तो ये क्या है, SRSAM क्या होता है, यहाँ पर देखिए वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है इसको लॉन्च किया है DRDO ने। इसको देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। तो देखिए DRDO ने जो है एक VLSRSAM का जो है परीक्षण किया है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ये हवाई लक्ष्य के विरुद्ध जो है परीक्षण आयोजित किया गया है। इसकी विशेषताओं में 2 विशेषताएं हैं, एक तो है क्रूसीफॉर्म विंग्स और थ्रस्ट वेक्टरिंग। ठीक है, इससे युक्त ये मिसाइल है और ये 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर और लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर हमला करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक फीचर है जिसको हम बोलते हैं समुद्री स्किमिंग, यानी कि जो लक्ष्य होते हैं, जैसे कि टारगेट्स अगर कोई करता है किसी मिसाइल को, तो उसको ये बेअसर करने में जो है काफ़ी सक्षम है। जैसे कि स्किमिंग का मतलब ये होता है कि देखिए ये जो रणनीति होती है इसका उपयोग विभिन्न जहाज रोधी मिसाइलों और कुछ लड़ाकू विमानों द्वारा किया जाता है ताकि युद्ध पोतों पर रडार का पता लगाने से जो है वो बचा जा सके। यानी कि रडार के अंदर जो है ये मिसाइल्स जो है वो नहीं आ पाती है, क्योंकि ये सतह से काफ़ी करीब से लॉन्च की जाती है, इसलिए जो है ये अपने आप को रडार से बचा पाती हैं। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स थे। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, तो आप देखिए विक्रांत के बारे में हमने पढ़ा, वर्टिकल लॉन्च SRSAM के बारे में हमने पढ़ा, उसके अलावा हमने जो है निपुण के बारे में पढ़ा, F-INSAS के बारे में पढ़ा, मलेशिया के अंदर जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड अपना अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यालय है वो खोलना चाह रही है, उसके बारे में पढ़ा, गगनयान के बारे में पढ़ा, स्पार्क के बारे में हमने पढ़ा, और रशिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है खयाम जो कि ईरान का है, उसके बारे में हमने चीज़ें पढ़ी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने जो है अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी में पढ़ ली हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके RS प्रीलिम्स के अंदर तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, जो अदर RPSC एग्जाम्स है वहाँ पर भी जो है अंतरिक्ष और स्पेस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको बहुत सीरियसली पढ़िएगा, फोकस के साथ में पढ़िएगा। और कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई आपको वीडियो में स्पीड आपकी ज़्यादा है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत धीरे तसल्ली से आपको पढ़ाऊँ। तो अगर फिर भी आपको लगता है तो मुझे बताइएगा कि स्पीड और कम करनी है, तो मैं करूँगी उसको डेफिनेटली। बाकी देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को समझाने में या एक्स्ट्रा इनपुट्स देने के अंदर कुछ समय लग ही जाता है। तो हालांकि खुद पढ़ते हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो होता नहीं है, 10 मिनट से ज़्यादा की चीज़ें होती नहीं है, लेकिन बताने में क्योंकि 20 मिनट अतिरिक्त लग ही जाते हैं, तो एक वीडियो को 30 मिनट्स का टाइम जो है वो लग जाता है। तो हालांकि ये वर्थ इट है आपके एग्ज़ाम्स में, अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी से हो जाते हैं और अपन जो पढ़ा रहे हैं उसमें से चीज़ें आ रही हैं, तो क्या दिक्कत है, अपन इतना तो कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम निकालिए, 2-3 घंटे क्रोनोलॉजी मैगजीन ईजीली जो है इसमें कवर हो जाती है। रिवाइज़ करेंगे तो आपको और कम टाइम लगेगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपकी कोई भी जो सजेशंस हो, कुछ भी बातें हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिखिए या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।